7वीं शताब्दी के बाद के भारत की तस्वीर सोचिए। कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि छोटी छोटी रियासतों का एक पूरा जाल बिछा हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे बिखरे हुए माहौल में कोई राजा अपनी ताकत को कैसे बनाता था। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, शून्य से एक साम्राज्य खड़ा करने का मतलब सिर्फ जमीन जीतना नहीं होता था। इसका असली मतलब था वफादारी को कायम करना, पैसा जुटाना और अपनी ताकत का एक ऐसा प्रतीक बनाना जिसे कोई चुनौती देने की हिम्मत ना कर सके। और यही उस दौर के शासकों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां थीं। तो 7वीं शताब्दी के बाद हुआ ये कि भारतीय उपमहाद्वीप एक सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया। यहां कोई एक सेंट्रल पावर नहीं थी, बल्कि कई राजवंश थे जो अपने वर्चस्व के लिए एक दूसरे से लगातार लड़ रहे थे। इसी दौर में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और दक्षिण में चोल जैसे बड़े शक्तिशाली राजवंश सामने आए। हर किसी ने उपमहाद्वीप के अलग अलग कोनों में अपना दबदबा कायम कर लिया था। अच्छा, इस पूरे राजनीतिक खेल की जो बुनियाद थे वो थे सामंत। इनको आप बड़े जमींदार या सरदार समझ सकते हैं, जो राजा के अंडर काम करते थे। किसी भी राजा की ताकत असल में सीधे सीधे इस बात पर निर्भर करती थी कि उसके सामंत कितने वफादार और कितने शक्तिशाली हैं। पर मजे की बात यह है कि यही सामंत राजा के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकते थे। सोचिए, एक वफादार सेवक की तरह वो शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे दौलत और फौज की ताकत जमा करते हैं, फिर महासामंत जैसे बड़े बड़े खिताब लेने लगते हैं, और फिर जैसे ही मौका मिलता है अपने ही मालिक, अपने ही राजा को गद्दी से हटाकर खुद की आज़ादी का ऐलान कर देते थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राष्ट्रकूट, जिन्होंने चालुक्यों के साथ बिल्कुल यही किया था। तो ठीक है, सत्ता में तो आ गए, लेकिन उसके बाद एक राजा के पास अपने शासन को चलाने और अपनी प्रजा पर अधिकार जमाने के लिए क्या तरीके थे? उनकी प्लेबुक, मतलब उनके तरकश में कौन कौन से तीर थे? सीधी सी बात है, एक साम्राज्य को चलाने के लिए पैसा चाहिए था, और यह पैसा हर जगह से आता था। किसानों और कारीगरों से रेवेन्यू लिया जाता था, व्यापार पर टैक्स लगता था, और चोलों के जमाने में तो कदमाई नाम का एक भू राजस्व भी था। कभी कभी वेट्टी यानी जबरदस्ती काम भी करवाया जाता था। और हां, युद्ध में जो लूट का माल मिलता था वो तो हमेशा से ही एक बड़ा जरिया रहा है। इस टैक्स सिस्टम की गहराई का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हैं कि अकेले चोल साम्राज्य के रिकॉर्ड्स में 400 से ज्यादा अलग अलग तरह के टैक्स का जिक्र मिलता है। मतलब सोचिए, फूस की बनी छत पर टैक्स से लेकर परिवार की प्रॉपर्टी के बंटवारे तक हर चीज पर टैक्स था। अब अपनी शक्ति दिखाने के दो बड़े तरीके थे। पहला, प्रशस्तियां लिखवाना। ये असल में ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई वो तारीफें होती थीं जो राजा की बहादुरी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताती थीं। एक तरह का रॉयल प्रोपेगेंडा। दूसरा, ब्राह्मणों को जमीन दान में देना, जिसे तांबे की प्लेटों पर रिकॉर्ड किया जाता था। ये दान राजा की उदारता और उसके अधिकार का एक पक्का सबूत बन जाता था। जैसे 9वीं सदी की एक प्रशस्ति में राजा नागभट्ट के बारे में क्या लिखा है, सुनिए। उसने कन्नौज के शासक को, बंगाल के राजा को और तुर्कों को हराया। ये सिर्फ एक जीत का रिकॉर्ड नहीं था, ये एक ऐलान था कि राजा एक चक्रवर्ती सम्राट है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और उस दौर का सबसे बड़ा इनाम, अल्टीमेट प्राइज था कन्नौज शहर। गंगा घाटी में बसा ये शहर व्यापार और राजनीति का सेंटर था। इस पे कब्जा करने का मतलब था कि पूरे उत्तर भारत पर आपका दबदबा कायम हो गया। और इसीलिए सदियों तक 3 बड़ी ताकतें, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इसके लिए आपस में लड़ती रहीं। इतिहास में इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। अच्छा, अब चलिए थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं और एक ऐसे राजवंश को देखते हैं जिसने इन सभी तरीकों को न सिर्फ अपनाया, बल्कि उन्हें एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की। चोलों की शक्ति के 2 मेन पिलर थे, पानी और पत्थर। एक तरफ उन्होंने सिंचाई का इतना बेहतरीन मैनेजमेंट किया कि खेती किसानी से राज्य खूब अमीर हो गया, और दूसरी तरफ इसी अमीरी को उन्होंने विशाल पत्थर के मंदिर बनाने में लगाया जो उनकी ताकत का जीता जागता प्रतीक बने। पता है, ये चोल मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, ये अपने आप में एक छोटे शहर की तरह थे जो एक इकोनॉमिक इंजन का काम करते थे। मंदिर को जो जमीन मिलती थी उस पर खेती होती थी, और मंदिर के पैसों से ही पुजारी, संगीतकार, नर्तक और कारीगरों का घर चलता था। यहीं पर वो कांसे की मशहूर मूर्तियां बनती थी, यानी पूरे समुदाय की सामाजिक और आर्थिक जिंदगी यहीं से चलती थी।
और यहीं पर चोलों का सबसे बड़ा इनोवेशन देखने को मिलता है। देखिए, जहां दूसरे राज्य राजा और उसके सामंतों के बीच की पर्सनल लॉयल्टी पर चल रहे थे, वहीं चोलों ने एक बिल्कुल अलग सिस्टम बनाया। उन्होंने लोकल लेवल पर शासन चलाने के लिए सभा नाम की ऑर्गेनाइज्ड समितियां बनाई। मतलब ये एक बहुत बड़ा फर्क था। एक तरफ है सामंती सिस्टम और दूसरी तरफ है गांव के लेवल पर एक तरह का सेल्फ गवर्नेंस। और हां, इन सभाओं का सदस्य बनना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उत्तर मेरूर से जो शिलालेख मिले हैं वो बताते हैं कि सदस्य बनने के लिए आपका जमीन का मालिक होना, 35 से 70 साल की उम्र का होना, वेदों का ज्ञान होना और सबसे जरूरी ईमानदार होना जरूरी था। उस दौर के हिसाब से ये काफी एडवांस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। लेकिन इन भव्य मंदिरों और संगठित सभाओं की चकाचौंध के पीछे आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? जमीनी हकीकत क्या थी? राजाओं की तारीफों से एकदम अलग 12वीं सदी का एक तमिल ग्रंथ है पेरिया पुराणम। ये हमें समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों की जिंदगी की एक दुर्लभ झलक देता है। यहां पुलैया नाम के खेतीहर मजदूरों का जिक्र है जिन्हें उस वक्त अछूत माना जाता था। पेरिया पुराणम एक ऐसी दुनिया की तस्वीर खींचता है जहां लोग फूस की झोपड़ियों में रहते थे, बच्चे लोहे के कड़े पहनते थे और औरतें धान कूटने जैसा मेहनत का काम करती थीं। ये तस्वीर चोल दरबार की शान और शौकत और मंदिरों की दौलत से बिल्कुल अलग थी, और ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास में अक्सर गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों की कहानियां अनकही रह जाती हैं। मध्ययुगीन भारत की इस व्यवस्था को और अच्छे से समझने के लिए आइए इसकी तुलना उस समय की एक और महाशक्ति चीन के तांग साम्राज्य से करते हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। मध्ययुगीन भारत में शक्ति विरासत में मिलती थी और सामंतों के साथ पर्सनल गठबंधनों पर टिकी थी। वहीं दूसरी तरफ चीन में तांग साम्राज्य एक पेशेवर नौकरशाही पर चलता था, जहां अधिकारी अपनी काबिलियत के दम पर एक मुश्किल लिखित परीक्षा पास करके चुने जाते थे, और ये परीक्षा किसी के लिए भी खुली थी। एक तरफ व्यक्तिगत वफादारी तो दूसरी तरफ मेरिट पर आधारित सिस्टम। तो सवाल उठता है कि इतिहासकार इन दो अलग अलग कहानियों को कैसे समझते हैं? उन्हें बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। एक तरफ हैं राजाओं के शिलालेख जो शाही प्रोपेगेंडा की तरह हैं, और दूसरी तरफ हैं अल बिरूनी जैसे बाहरी लोगों के लिखे ग्रंथ जो एक ज्यादा निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक नजरिया देते हैं। असली सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा होता है। तो आखिर में सवाल यही है कि एक समाज को क्या जोड़कर रखता है? किसी राजा का हुक्म या एक गांव की समिति के नियम? मध्ययुगीन भारत की कहानी हमें यह दिखाती है कि शक्ति सिर्फ सिंहासन पर नहीं होती, वो हर खेत, हर गांव और हर मंदिर में बनाई और परखी जाती थी। राजाओं की महत्वाकांक्षा और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के बीच एक लगातार चलने वाले संघर्ष में।